हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 7 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। और ये जो है चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है मैंने बताया है किस तरीके से जो आप पीएचपी को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि जो सर्वर होता है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और जो नोटपैड प्लस प्लस होता है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है किस तरीके से कोड को रन कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम पीएचपी के बारे में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे पीएचपी के कीवर्ड्स को, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए, कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कीवर्ड जो होते हैं वो आपके एक तरीके के स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं, जो कि एक स्पेशल मीनिंग जो है कन्वे करते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को। मतलब कि कह सकते हैं आप, कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी लिख देंगे तो ये क्या करेंगे, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक स्पेशल मीनिंग देंगे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को, जिससे कि वो समझ जाएगा कि उसे यहाँ पे क्या वर्क करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी लिस्ट दिख रही है इस तरीके से, ये क्या है, सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं पीएचपी लैंग्वेज में। तो इन सबको जो है आपको याद कर लेना है, और बाकी जो है ये हल्के हल्के आपको याद भी हो जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनका जो यूज़ होगा तो उसके साथ साथ जो है आपको याद भी हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम पीएचपी में आइडेंटिफायर्स की, कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, आइडेंटिफायर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के नेम होते हैं जो कि आप डिफरेंट कंपोनेंट को देते हैं पीएचपी प्रोग्राम में। जैसे कि वेरिएबल का जो नेम होता है, या फिर मेथड का जो नेम होता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का जो नेम है, वो क्या है, आइडेंटिफायर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इस कोड में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल क्रिएट करा है। मतलब कि यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया है, उसके बाद में ए लिखा है। तो ये जो है क्या हो गया, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है, और ये क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर है। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन दे रहा है किसको, इस स्ट्रिंग को। जो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो ए वाले वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। जब भी जो आप इसको प्रिंट कराएंगे, मतलब ई को लिख के इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो ये वाली जो स्ट्रिंग होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस स्ट्रिंग को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। तो इसी टाइप के जो भी कंपोनेंट होते हैं प्रोग्राम में, उनको बोला जाता है आइडेंटिफायर। इस कोड को जो है मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे जैम का कंट्रोल पैनल खोल लिया है, और यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, अपाचे को स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद में जो है इस कोड को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि जो हमारा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है, और अब हम ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस को। तो ये जो है मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो है उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, और अब मैं जो है यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको कि कहाँ पे सेव करते हैं। हम जाते हैं अपने कंप्यूटर के लोकल डिस्क सी में, और इसमें जाने के बाद में हमें मिल जाता है जैम का फोल्डर। इसको ओपन करते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे मिलता है हमें htdocs के नाम से फोल्डर। इसको हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे जो अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे। तो इसका जो मैं यहाँ पर नेम देता हूँ प्रोग्राम 2, और फिर हम लगाएंगे एक्सटेंशन होती है हमारी PHP की .php। फिर यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। तो ये वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एड्रेस टाइप कर देंगे। हम लिखेंगे http:// फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 127.0.0.1, और इसके बाद में स्लैश लगाएंगे। फिर लिखेंगे अपनी प्रोग्राम फाइल का नेम, जो कि हमने सेव करी है। तो हमारी फाइल का नेम था program2.php, और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है PHP स्क्रिप्टिंग। और इस कोड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कुछ और लिख दूंगा इस वेरिएबल के अंदर, तो वो लिख के वहाँ पे आ जाएगा, हेलो हाउ आर यू। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे जाकर क्या कर देंगे, हम रिफ्रेश कर देंगे इस पेज को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने रिफ्रेश कराया है, यहाँ पे लिख के आ गया हेलो हाउ आर यू। मतलब कि जो स्ट्रिंग उस वेरिएबल के अंदर थी वो यहाँ पे आ गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा PHP आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या रूल जो है वो फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आइडेंटिफायर्स को बनाते टाइम हमें जो यहाँ पे इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले रूल की अगर हम बात करें, तो आइडेंटिफायर का जो नेम होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा एक लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। मतलब कि किसी न किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, या फिर जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा किसी और चीज़ से स्टार्ट नहीं हो सकता। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो वेरिएबल का नेम स्टार्ट होता है
वो डॉलर के साइन के साथ में होता है। मतलब कि आप एक वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम आपको क्या करना होगा, डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपको ये रूल फॉलो करने होंगे कि जो आइडेंटिफायर का नेम रहेगा वो आपका लेटर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट होता है। सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आइडेंटिफायर का नेम होगा वो आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है डिजिट का, अंडरस्कोर का या फिर एस की कैरेक्टर्स का, जो कि होते हैं 127 से 255 तक। सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो आइडेंटिफायर आप बना रहे हैं उसके नेम में अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है और नंबर्स भी आ सकते हैं। लेकिन जो नंबर्स होंगे वो आपके स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में जो आपका अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर ही रहेगा, जो कि हम पहले वाले रूल में डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड रूल की। एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब कि जो आइडेंटिफायर आप बना रहे हैं वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो उसका जो नेम होगा उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपका आइडेंटिफायर का नेम होगा उसमें अपर केस लेटर भी आ सकते हैं और लोअर केस लेटर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि आइडेंटिफायर के जो नेम होता है वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि कैपिटल का मतलब अलग होता है और स्मॉल का मतलब अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे एक आइडेंटिफायर क्रिएट करता हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे मान लीजिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं पीएचपी में, सबसे पहले जो है डॉलर का साइन लगाएंगे। उसके बाद में जो हम आइडेंटिफायर के नेम को स्टार्ट करेंगे, मतलब जो वेरिएबल का नेम है उसको हम लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC और इक्वल करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 20। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये आइडेंटिफायर क्रिएट हो गया है जो कि 20 वैल्यू को होल्ड कर रहा है, मतलब कि एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया है। अब मान लीजिए जो मैं यहाँ पे इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC इक्वल 30। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल अलग है और ये वाला वेरिएबल अलग है। नेम आप लोगों को लग रहा होगा दोनों के सेम है, लेकिन ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। पहला वाला जो है जो कि 20 वैल्यू को होल्ड कर रहा है वो स्मॉल केस में है और दूसरा वाला जो है जो कि 30 वैल्यू को होल्ड कर रहा है वो क्या है, अपर केस में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। जो भी आइडेंटिफायर आप बनाते हैं, जो वेरिएबल का नेम आप बनाते हैं वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। बात करते हैं अगले रूल की। नेक्स्ट रूल में बोला जा रहा है प्री डिफाइंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। मतलब कि जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करे थे, तो वहाँ पे लिस्ट में जो भी नेम थे उनको जो है आप एज एन आइडेंटिफायर डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कि वो नेम जो है आपके आइडेंटिफायर के नेम नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो है आइडेंटिफायर के नेम में स्पेस जो है अलाउ नहीं होता है। किसी भी तरीके का कोई भी स्पेस आप वहाँ पे नहीं दे सकते। तो ये जो कॉमन से रूल हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होता है किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करते टाइम या फिर किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम। यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एग्जाम्पल हैं वैलिड आइडेंटिफायर के। मतलब जितने भी आइडेंटिफायर हैं ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पहले वाले की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे रूल फॉलो हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग जो है इसके अल्फाबेट से हो रही है और अंडरस्कोर यहाँ पे आ रहा है। तो अंडरस्कोर भी हमारा क्या हो सकता है, वेरिएबल के नेम में हो सकता है, मतलब कि आइडेंटिफायर के नेम में हो सकता है। इसके अलावा ये भी सही है, यहाँ पे देखिए नंबर आ रहा है लेकिन नंबर बाद में आ रहा है। नंबर पहले नहीं हो सकता, बाद में हो सकता है। नेक्स्ट वाला भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है और रूल में हमने देखा था कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट वाला भी सही है, यहाँ पे लिखा है क्लास अंडरस्कोर 8 अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं और नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आइडेंटिफायर का नेम है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, तो कितना भी बड़ा जो है आप आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही हो वो किससे हो रही हो, अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से हो रही हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है मैंने कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर लिखे हैं, मतलब कि ये जो आइडेंटिफायर है वो क्या है, गलत है। जैसे कि पहले वाले की अगर हम बात करें तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका स्टार्टिंग में आ गया है नंबर। हमने वहाँ पे देखा था रूल में कि हमारा जो आइडेंटिफायर होता है वो हमेशा स्टार्ट किससे होता है, अल्फाबेट से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। तो इसीलिए ये वाला जो है गलत है। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो ये भी गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर नेम लिखा हुआ है और बीच में आ गया है स्पेस। तो स्पेस जो होता है आइडेंटिफायर के नेम में अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे अंडरस्कोर होता तो ये करेक्ट हो जाता। अगला वाला भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हाइफन का साइन। तो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का ही यूज कर सकते हैं, कोई और सिंबल आप जो है आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ वाले की तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इको, और इको क्या होता है, एक तरीके का कीवर्ड होता है जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैंने आपको बताया जो कीवर्ड होते हैं वो आइडेंटिफायर के नेम नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये वाला भी गलत है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं और इनको डिफाइन करने के लिए क्या क्या रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को, जो कि है लिटरल्स। तो लिटरल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, एक तरीके की वैल्यू होती हैं जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं। मतलब कि कोई भी वेरिएबल आपने बनाया और उसके अंदर जो वैल्यू रखी है उसी को हम बोलते हैं लिटरल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख दूँ $A और यहाँ लिख देता हूँ 20। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूँ $B = PHP। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं, एक A के नाम से बनाया है और दूसरा B के नाम से बनाया है। और यहाँ पे देखिए जो 20 है ये क्या है, एक तरीके का लिटरल है। इसी तरीके से यहाँ पे PHP है, ये भी क्या है, एक तरीके का लिटरल है। मतलब जो वैल्यू होती हैं उन्हीं को लिटरल्स बोला जाता है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के लिटरल्स होते हैं। तो सबसे पहले लिटरल का जो टाइप है, या फिर आप कह सकते हैं वैल्यूज़ का टाइप होता है, वो होता है स्ट्रिंग। मतलब कि अगर आपने कोई भी वैल्यू सिंगल कोट या डबल कोट में डिफाइन कर दी तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डबल कोट में ये है, तो किसी वेरिएबल में अगर मान लीजिए डबल कोट में आपने वैल्यू रख दी तो वो कहलाएगी स्ट्रिंग लिटरल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बी वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, तो आप बताएंगे स्ट्रिंग टाइप की है। तो स्ट्रिंग जो है वो आपकी डबल कोट में भी हो सकती है और सिंगल कोट में भी हो सकती है। अगर आप सिंगल कोट में लिखते हैं तो वो भी क्या है, आपकी स्ट्रिंग है। नेक्स्ट टाइप की जो वैल्यू होती है दैट इज इंटीजर। मतलब कोई भी अगर आपने वैल्यू लिखी है, चाहे वो आपकी नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, उसको बोला जाएगा इंटीजर लिटरल। जैसे कि यहाँ पे ये 20 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर लिटरल हो जाएगा। अगर ए वाले वेरिएबल के बारे में पूछा जाए कि यहाँ पे कैसी वैल्यू है, तो आप बताएंगे इंटीजर वैल्यू है। नेक्स्ट टाइप के लिटरल की अगर हम बात करें तो वो होता है डबल। मतलब कि कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, वो कहलाएगी आपकी डबल। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20.5, तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी डबल वैल्यू। मतलब कि जो लिटरल का टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा डबल। इसके अलावा देखिए यहाँ पे -26 है, तो ये भी क्या है, इंटीजर है। मैंने आपको बता ही दिया कि कोई वैल्यू चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो और पॉइंट के साथ में नहीं है तो क्या होगी, वो इंटीजर वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो पॉइंट के साथ में होगी तो फिर वो कहलाएगी डबल। नेक्स्ट टाइप का लिटरल होता है नल। मतलब कि कोई वैल्यू ना हो तो ऐसे लिटरल को बोला जाता है नल लिटरल। इसके अलावा अगला टाइप है लिटरल का बूलियन। मतलब कि ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू होती हैं वो आती है आपके बूलियन लिटरल की कैटेगरी में। मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं क्या कर दूँ, एक वेरिएबल बना दूँ सी के नाम से और यहाँ पे लिख दूँ ट्रू। इस तरीके से मैं यहाँ ट्रू लिख दूँ तो ये ट्रू लिखा जाएगा, वो किस टाइप का लिटरल होगा, वो हो जाएगा बूलियन लिटरल। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे लिटरल्स। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर होगा। मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसी को हम लिटरल बोलते हैं और इनके डिफरेंट टाइप होते हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा वेरिएबल को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, हालांकि वेरिएबल्स को जो हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉपर वे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरिएबल जो है एक तरीके का नेम होता है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, जहाँ पे की जो वैल्यू होती है वो आपकी स्टोर होती है। मतलब कि जो वेरिएबल का नेम होता है वो एक तरीके का मेमोरी लोकेशन का ही नेम होता है, जहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। और ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि PHP में जो वेरिएबल होता है उसको डिक्लेयर करते हैं हम डॉलर के साइन के साथ में। मतलब कि वेरिएबल के नेम से पहले क्या करते हैं, डॉलर का साइन लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो आप क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे, फिर वेरिएबल का नाम देंगे। जिस नेम से भी जो आपको वेरिएबल क्रिएट करना है वो नेम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है ए के नाम से क्रिएट किया गया है और उसके बाद में इक्वल लगा के उसके अंदर जो है आप वैल्यू दे देंगे। मतलब कि जो लिटरल है उसको डिफाइन कर देंगे। तो लिटरल का टाइप आपका कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग टाइप का है तो सिंगल कोड या डबल कोड में देंगे, और इंटीजर टाइप का है तो आप उसको नॉर्मली लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा वेरिएबल क्या होता है। और वेरिएबल क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो है कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल जो है सेम ही चीज़ है। तो देखिए काफ़ी हद तक कह सकते हैं आप लोग सेम है, लेकिन एक्चुअली में ये सेम नहीं होता है। आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया, आइडेंटिफायर जो है प्रोग्राम में किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। मतलब कि कोई भी ऐसा नेम जो कि प्रोग्राम में किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। जैसे कि फंक्शन का नेम है, वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। लेकिन जो वेरिएबल होता है वो वैल्यूज़ को आइडेंटिफिकेशन देता है। मतलब कि जो लिटरल्स होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन देता है। और देखिए वेरिएबल भी क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर है। तो इसीलिए वेरिएबल के जो नेमिंग रूल्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जो कि आइडेंटिफायर के होते हैं। मतलब कि आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए जो हमने रूल पढ़े थे वही रूल जो है वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम आपको फॉलो करने होते हैं। क्योंकि वेरिएबल भी क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन देता है किसी ना किसी वैल्यू को। तो यहाँ पे सेम ही रूल है कि जो आपका वेरिएबल का नेम होगा वो आपका स्टार्ट होगा
अंडरस्कोर से या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट से या फिर आप कह सकते हैं लेटर से। और वेरिएबल के नेम को लिखने से पहले आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। दूसरा रूल जो है वो भी सिमिलर है कि यहाँ पे भी जो है आपके वेरिएबल नेम में क्या आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, डिजिट आ सकते हैं या अंडरस्कोर आ सकते हैं। इसके अलावा जो एस के करैक्टर्स होते हैं वो भी आपके आ सकते हैं। और वेरिएबल की लेंथ भी आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफायर की लेंथ भी कुछ हो सकती है, उसी तरीके से जो वेरिएबल होता है वो भी किसी भी लेंथ का हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, आपके अपर केस या लोअर केस लेटर हो सकते हैं। और यहाँ पे भी जो आप नेम क्रिएट करेंगे वो कैसा होगा, केस सेंसिटिव होगा। इसके अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप जो है एज अ वेरिएबल नेम या फिर एज अ आइडेंटिफायर नेम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने इस तरीके से बनाया नेम के नाम से वेरिएबल, दूसरा आपने जो है इस तरीके से कैपिटल में लिख के नेम के नाम से वेरिएबल बनाया, तो दोनों जो है डिफरेंट हैं, सेम वेरिएबल ये नहीं है। और वेरिएबल के नेम में भी जो है आपका स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी सेम रूल है जो कि हमने आइडेंटिफायर के लिए पढ़े थे। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को कि पीएचपी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर क्या होते हैं, एक तरीके के सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वेरियस ऑपरेशंस को ऑन वैल्यूज, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस। मतलब कि जो ऑपरेटर हैं वो एक तरीके के सिंबल्स होते हैं जिनके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वैल्यूज पे, वेरिएबल्स पे या फिर एक्सप्रेशंस पे। और इसके अलावा जिस वेरिएबल पे या फिर जिस लिटरल पे जो है ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है, तो जो वेरिएबल होते हैं फिर जो लिटरल्स होते हैं उनको बोला जाता है फिर ऑपरेंड। और किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर को जो है एक से ज़्यादा ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 10 + 20, तो यहाँ पे देखिए 10 और जो 20 हैं ये क्या है, लिटरल्स हैं। कैसे लिटरल हैं, इंटीजर टाइप के लिटरल हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जिन लिटरल पे, जिन वेरिएबल्स पे ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है तो उन लिटरल्स, उन वेरिएबल्स को जो हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ले लूँ जहाँ पे कि देखिए वेरिएबल है, लिखा हुआ है C = A + B, मतलब कि 3 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो C एंड B ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे ऑपरेंड, क्योंकि इन पे जो है क्या हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है। जो ऑपरेटर हैं वो इनके ऊपर अप्लाई किए गए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर हैं, एक तो आपका ऑपरेटर यह है इक्वल का साइन, यहाँ पे ये ऑपरेटर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर लगा हुआ है और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा इस पूरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ऑपरेटर क्या होते हैं। अब देखिए जो ऑपरेटर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स पीएचपी लैंग्वेज में होते हैं। तो देखिए पीएचपी लैंग्वेज में भी जो है डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें कि मेन जो है 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जिनको कि हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। सिंपल वे में आप कह सकते हैं मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, पहला होता है एडिशन ऑपरेटर, जिसका कि जो सिंबल होता है वो प्लस का साइन होता है और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एडिशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है और इसका सिंबल जो है माइनस वाला होता है और इसका यूज जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। थर्ड है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है और इसकी हेल्प से जो आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन और इसके लिए सिंबल होता है स्टार का, जिसकी हेल्प से जो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगला ऑपरेटर होता है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसका जो सिंबल होता है वो परसेंट वाला सिंबल होता है और इसका काम होता है रिमाइंडर को फाइंड करने का। मतलब कि अगर आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करवाना है तो आप यूज करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर का। और यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने वाली है कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं ये कंसीडर किए जाते हैं एज अ बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इन्हें जो है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इनकी हेल्प से जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वहाँ पे जो हमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए इनको जो है यहाँ पे प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ये जो है प्रोग्राम लिख रखा है और इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमारा पीएचपी कोड स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मेन पीएचपी कोड आपका यहाँ से स्टार्ट है। हमने जो है क्वेश्चन मार्क लगा के पीएचपी लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएचपी की कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जो है num1 के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, वैल्यू 5 है। फिर num2 के नेम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है।
इसके बाद में जो है सम के नाम से वेरिएबल बनाया है और इक्वल करके हमने लिख दिया है num1 प्लस num2, मतलब कि इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्लस होके सम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में जो है सब्ट्रैक्शन के नाम से वेरिएबल बनाया है और फिर इक्वल लगा के लिखा है num1 माइनस num2, मतलब कि num1 में से num2 की जो वैल्यू है माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई और इक्वल करके लिखा है num1 इंटू num2, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया गया है 5 इंटू 2 हो जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए रिमाइंडर के नाम से वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे लिखा है num1 मॉडुलस num2, मतलब कि जो 5 वैल्यू है num1 के पास में उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1, जो कि कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस रिमाइंडर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ई को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हम तभी लिखते हैं जब हमें जो है कोई भी चीज़ डिस्प्ले करानी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद में लिखा है सम ऑफ 2 नंबर इज, तो ये डबल कोट में लिखा गया है तो ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया गया है, जो सम वाले वेरिएबल की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद में देखिए br लिखा गया है, br का यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, मतलब कि ये लाइन प्रिंट हो उसके बाद में जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से यहाँ पे इक्वल लगाया है और लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। फिर यहाँ पे br लगाया है, मतलब कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके गए हैं। फिर यहाँ पे इक्वल लगा के स्टेटमेंट को प्रिंट करा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज, और मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल को प्रिंट करा दिया गया है। देन लास्ट में जो है रिमाइंडर को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया डबल कोड में, द रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर इज, तो ये ऐसे प्रिंट होगा और रिमाइंडर की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। जो सम है वो आपका इस तरीके से लिख के आ जाएगा, मतलब कि जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ 2 नंबर इज 7, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर इज 1। इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जो मैं आपको इस कोड को चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ से जो है मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। तो यहाँ पे जो है मैं नोटपैड++ में आ गया हूँ और यहाँ पे जो है उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने का प्रोसेस वही है कि सी के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जैम वाले फोल्डर में जाएंगे और htdocs के नाम से जो फोल्डर है यहाँ पे हमें फाइल को सेव करना है। तो इसी फोल्डर के अंदर जो है मैं ऑलरेडी हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो हम और प्रोग्राम को सेव यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैं नेम दे देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ program3.php। सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब चलते हैं वेब ब्राउज़र में और वहाँ पर जाके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ 127.0.0.1 स्लैश लगाएंगे फॉरवर्ड और फिर लिख देंगे अपने प्रोग्राम फाइल का नेम। तो फाइल को सेव करा था हमने program3 के नाम से, मैं लिख देता हूँ program3.php। एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है। जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे उसी हिसाब से वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13 और यहाँ कर देता हूँ 5, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं अगले टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और इनको जो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो इनका यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, मतलब कि दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आउटपुट होता है वो इनका क्या होता है, बूलियन फॉर्म में होता है, मतलब कि ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ये आउटपुट आपको देते हैं। तो PHP लैंग्वेज में जो है डिफरेंट टाइप के जो है कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे ग्रेटर देन, जिसका कि सिंबल जो है आपका ये होता है। सेकंड है लेस देन, जिसका सिंबल ये होता है। थर्ड है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिसका सिंबल ये होता है। फोर्थ है लेस देन और इक्वल टू, और इसका सिंबल ये होता है। नेक्स्ट है इक्वल टू, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्वल के साइन से। और लास्ट होता है नॉट इक्वल टू, जिसको कि इस सिंबल से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल से जो हम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में दो वेरिएबल हैं, जैसे कि पहला वेरिएबल है a और इसकी वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 20। अब यहाँ पे अगर जो है मैं यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन का साइन, मतलब कि मैं ऐसे लिख देता हूँ a ग्रेटर देन b, तो रिजल्ट मिलेगा मुझे फॉल्स। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि a के पास जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है b की वैल्यू से। तो a की वैल्यू क्या है 10 है और b की वैल्यू है 20, तो ये ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। अगले वाले की अगर हम बात करें, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ लेस देन का साइन, मतलब कि मैं ऐसे लिख देता हूँ a लेस देन b, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो लेस देन है b की वैल्यू से। अगले वाले की अगर हम बात करें,
ए की वैल्यू 10 ही रहती है और बी की वैल्यू 20 होती है। और इन पे अगर हम इस बार यूज करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल के साइन को, तो यहाँ पे भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। मतलब कि अगर हम इस तरीके से लिखें ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन है बी की वैल्यू से या फिर उसके इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू जो है ना ही तो ग्रेटर है बी की वैल्यू से और ना ही जो है बी की वैल्यू के इक्वल है। अगर ग्रेटर होती तब भी आपको ट्रू मिल जाता और इक्वल होती तब भी आपको ट्रू मिल जाता। मतलब कि अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता b ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो इस केस में आपको ट्रू मिलता, क्योंकि जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी के केस में जो है दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही है, ना ही तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है। अगले ऑपरेटर की अगर हम बात करें जो कि है लेस देन इक्वल टू, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a लेस देन और इक्वल टू b, तो इस केस में आपको मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो अगर आपके लेस देन होगी तब भी ट्रू मिलेगा और इक्वल होगी तब भी आपको ट्रू मिलेगा। तो अभी के केस में जो a की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है, तो इस केस में हमें मिल रहा है ट्रू। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल का साइन, तो इस केस में क्या होगा, जब आपकी वैल्यू सेम होंगी तो आपको ट्रू मिलेगा और सेम नहीं होंगी तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू भी 5 है। तो इस केस में अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ a इक्वल टू b, तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो b की वैल्यू के बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो आपको ट्रू मिलेगा और इक्वल होगी तो उस केस में आपको फॉल्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए a और b की वैल्यू जो है वो है 10, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि हमने लिखा है a नॉट इक्वल b, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। अगर दोनों की जो वैल्यू होती वो डिफरेंट होती तो आपको यहाँ पे ट्रू देखने को मिल जाता। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इनको जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है HTML के कोड में हमने PHP का कोड इंप्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो num1 के नाम से एक वेरिएबल है और num2 के नाम से वेरिएबल है। num1 की वैल्यू 5 और num2 की वैल्यू है 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे इक्वल लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा गया है num1 ग्रेटर देन num2, मतलब कि ग्रेटर देन का जो साइन है वो यहाँ लगाया है। और एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो है var_dump लिखा गया है। तो ये जो है एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा, मतलब कि कैलकुलेशन होने के बाद में जो इसका रिजल्ट आएगा उसका टाइप बताएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की वैल्यू आई है उसको ये बताएगा। तो इसलिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो है नॉर्मली आपको जो है नंबर देखने को मिलेगा 0 या फिर 1 देखने को मिलेगा, जो कि बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जब मैं जो है इसको आपको चला के दिखाऊंगा तो वहां पे जो है इस चीज को और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा है नंबर लेस देन num2, मतलब कि यहाँ पे लेस देन के ऑपरेटर को लगाया गया है। देन थर्ड लाइन में जो है यहाँ पे लेस देन और इक्वल का यूज किया गया है। इसके बाद में जो है ग्रेटर देन इक्वल का यूज किया गया है, फिर यहाँ पे इक्वल टू का यूज किया गया है और लास्ट में जो है नॉट इक्वल टू का यूज किया गया है। तो ये जो वेरिएबल है इन पे जो है सारे जो है ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। तो जब इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो आपको जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए पहले वाले की अगर हम बात करें num1 ग्रेटर देन num2, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। क्यों आ रहा है? क्योंकि num1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है num2 से। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड वाले की तो लिखा हुआ है num1 लेस देन num2, तो num1 की जो वैल्यू है वो लेस देन नहीं है num2 से, इसीलिए यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है num1 लेस देन और इक्वल टू num2, तो यहाँ पे जो num1 की वैल्यू है वो ना ही तो लेस देन है और ना ही इक्वल है किसके, num2 के, तो इसीलिए यहाँ पे भी जो है फॉल्स देखने को मिल रहा है। फोर्थ वाले में लिखा हुआ आ रहा है num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू num2, तो यहाँ पे जो num1 की वैल्यू है वो num2 के इक्वल नहीं है, लेकिन num1 की जो वैल्यू है वो num2 से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे मिल रहा है आपको ट्रू। इसके अलावा इस फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है num1 इक्वल टू num2, मतलब कि जो num1 की वैल्यू है वो num2 के इक्वल है, तो यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। क्यों फॉल्स मिल रहा है? क्योंकि num1 की जो वैल्यू है वो num2 के इक्वल नहीं है। और लास्ट वाले में लिखा गया है num1 नॉट इक्वल num2, जो कि बात बिल्कुल सही है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। और देखिए सभी के सामने जो है ये बूल लिख के आ रहा है, इसका मतलब है ये कैसी वैल्यू आ रही है, बूलियन वैल्यू आ रही है, मतलब जो डेटा टाइप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बूलियन डेटा टाइप आ रहा है, और ये आ रहा है var_dump के लिखने की वजह से। अगर आप यहाँ पे var_dump नहीं लिखेंगे तो ये इस तरीके से बूल लिख के नहीं आएगा, और जो आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा 0 and 1, मतलब कि ट्रू की जगह पे तो 1 आएगा और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ आएगा 0, और हो सकता है वेब ब्राउजर में आपको 0 देखने को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ 1 1 देखने को मिले, मतलब जहाँ ट्रू आएगा वहाँ तो 1 देखने को मिलेगा, जहाँ फॉल्स आएगा वहाँ पे कोई भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको इस तरीके से आउटपुट चाहिए तो आपको var_dump लिखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं जो है इस कोड को आपको चला के भी दिखा देता हूँ जल्दी से, जो हम इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। तो यहाँ पे जो है नोटपैड++ को मैंने ओपन कर लिया है, उस कोड को जो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको सेव कर देते हैं और इस बार इसका नेम दे देते हैं हम
program4.php सेव कर देते हैं। अब ब्राउज़र पे चलते हैं और वहाँ जाके इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 127 और ये जो है मेरा आ गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ program4.php, एंटर मारता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर जो है मैं यहाँ से ये जो var dump लिखा है इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको हटा देता हूँ, मैं सभी में से जो है मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब में से जो है मैंने var dump को हटा दिया है। अब जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से और यहाँ पे जो है वेब ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, मतलब कि फॉल्स के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। जहाँ पे भी ट्रू मिल रहा है आउटपुट वहाँ पे देखिए आपको 1 देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे फॉल्स आ रहा है वहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब 0 भी नहीं आ रहा है। तो जो 1 आ रहा है वो ट्रू के लिए आ रहा है और 0 होता है फॉल्स के लिए। तो 0 जो है आपको यहाँ पे ब्राउज़र के आउटपुट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आउटपुट देखने को मिले तो आप करेंगे यूज़ var dump का। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो देखिए लॉजिकल जो ऑपरेटर होते हैं इनकी हेल्प से आप कंबाइन कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बूलियन एक्सप्रेशंस को, और ये ऑपरेटर भी जो है आपको बूलियन फॉर्म में ही रिजल्ट देते हैं, मतलब कि ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही ये आपको रिजल्ट देते हैं। तो PHP में अगर हम बात करें तो 3 आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला है एंड, जिसको कि जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि एंड के 2 साइन रहते हैं। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है और, जिसको कि इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, जिसको कि इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस टेबल की हेल्प समझते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि एंड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है A, B, C, और A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 20 और C की वैल्यू है 30। तो इन तीनों वेरिएबल का यूज़ करके यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर्म किया गया है, जहाँ पे कि हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करा है। हमने लिखा है A ग्रेटर देन B एंड A लेस देन C। तो इसका मतलब ये है कि A की जो वैल्यू है वो B की वैल्यू से ग्रेटर देन है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि A की जो वैल्यू है वो C की वैल्यू से लेस देन है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे देखिए फॉल्स आपको देखने को मिल रहा है। अब फॉल्स देखने को क्यों मिल रहा है? देखिए जो एंड ऑपरेटर होता है उसमें होता है क्या है, जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन होता है और जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन होता है, दोनों से रिजल्ट जो है अगर आपको ट्रू मिलेंगे तभी जो है आपका फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर दोनों में से एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला तो फॉल्स है, क्योंकि जो A की वैल्यू है वो 10 है और B की वैल्यू है 20। तो 10 जो है ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स दे रहा है। और राइट वाले की अगर हम बात करें, यहाँ बोल रहा है A लेस देन C, तो A की वैल्यू है 10 और C की वैल्यू है 30। तो ये वाला जो है ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ट्रू एंड फॉल्स मिल रहे हैं और बीच में एंड लगा हुआ है, तो इसीलिए जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों ही जो है क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी जो है आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। जैसे कि अगले वाले एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा है A लेस देन B, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे देखिए ट्रू हो गया, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है इससे ट्रू मिल रहा है। और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है A लेस देन C, मतलब कि A की जो वैल्यू है वो C की वैल्यू से लेस देन है। तो यहाँ पे भी देखिए ट्रू हो रहा है। तो दोनों ही एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, और दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा ट्रू। मतलब दोनों अगर आपके ट्रू होंगे तभी आपको ट्रू मिलेगा, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि है और। तो और के केस में क्या होता है, दोनों में से जो है अगर आपका एक भी ट्रू है तो आपको फाइनल आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A ग्रेटर देन B, मतलब A की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन B है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है A लेस देन C, मतलब A की वैल्यू जो है वो C की वैल्यू से लेस देन है, तो यहाँ पे हो जा रहा है ट्रू। तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इस केस में आपको मिलेगा ट्रू। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है तो आपका आउटपुट ट्रू ही आता है। अगर दोनों के रिजल्ट जो है फॉल्स होंगे तो आपको जो है फाइनल आउटपुट फॉल्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला वाला तो यहाँ पे है ही फॉल्स और दूसरा वाला भी देखिए फॉल्स हो रहा है, मतलब कि बोला जा रहा है A की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है C। तो इसलिए जब दोनों फॉल्स होंगे तो जो और ऑपरेटर है वो क्या करेगा, आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो देगा फॉल्स। तो मुझे लग रहा है आप लोग को एंड और दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की।
नॉट का जो है ये सिंबल होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपने लॉजिकल नॉट को किसी एक्सप्रेशन पर लगा दिया तो एक्सप्रेशन से जो भी रिजल्ट आ रहा होगा ये उसको उल्टा कर देगा। मतलब कि अगर ट्रू आ रहा होगा तो ये फॉल्स कर देगा और फॉल्स आ रहा होगा तो ये ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, मतलब कि a की जो वैल्यू है 10 वो b की वैल्यू से ग्रेटर देन है, जो कि है 20। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर लगा दिया है हमने नॉट, तो ये क्या करेगा, जो फॉल्स होगा उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा होता तो ये फॉल्स कर देता, मतलब कि रिजल्ट को उल्टा कर देता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इसको और क्लियरली यहाँ पे प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये मैंने PHP का कोड इंप्लीमेंट कर दिया है। तो इस कोड में क्या करा है, num1 के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 10 है, num2 के नाम से वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 20 है, और num3 के नाम से वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 30 है। इसके बाद में जो है यहाँ पे इको लिखा है, फिर बैरडम्प लगाया है, और बैरडम्प का यूज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन को जो है प्रिंट करवाया है। तो एक्सप्रेशन क्या है, num1 ग्रेटर देन num2, फिर यहाँ पे लिखा है num1 लेस देन num3, और बीच में लगा दिया एंड। तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है और इस वाले का ट्रू आ रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको फॉल्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एंड के केस में जो है दोनों ही जो है आपके ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे बोला है num1 लेस देन num2, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। इसके बाद में लिखा है num1 लेस देन num3, तो इसका भी ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे ट्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड लगा हुआ है और एंड में दोनों ही जब आपके ट्रू होते हैं तो आपको आउटपुट ट्रू देखने को मिलता है। इसके बाद में जो है यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर का यूज करा है, और यहाँ पे लिखा है num1 ग्रेटर देन num2, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाले में लिखा है num1 लेस देन num3, तो ये ट्रू हो जाएगा। और में मैंने बताया कि दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आपको आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट वाले में देखिए num1 ग्रेटर देन num2, तो ये जो है फॉल्स है, और फिर लिखा है यहाँ पे num1 ग्रेटर देन num3, तो ये भी जो है फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि और में अगर आपके दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो फाइनल आपको जो मिलता है वो फॉल्स ही मिलता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है लिखा गया है num1 इक्वल टू num2, मतलब कि num1 की जो वैल्यू है वो num2 की वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लगा दिया है नॉट, तो जैसे नॉट लगाएंगे तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है num1 ग्रेटर देन num2, और फिर इसके बाद में लिखा है num1 लेस देन num3, मतलब कि जो num1 है वो लेस देन है num3 से, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड, तो फाइनल आउटपुट आएगा आपका फॉल्स। और जब फॉल्स है तो फॉल्स के ऊपर देखिए यहाँ पे लग रहा है क्या, नॉट, तो ये फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आप लोगों को यहाँ आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है ये आपका वर्क कर रहा है कोड। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको जो है मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो जल्दी से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि जो है टाइपिंग में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। तो देखिए यहाँ पे जो है उस कोड को हम पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इस फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पे देता हूँ मैं program5.php, सेव कर देते हैं। और अब चलते हैं वेब ब्राउज़र में और वहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सेस कर लेता हूँ प्रोग्राम को। मैं लिख देता हूँ 127.0.0.1 और इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे program5, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से रिजल्ट आ गया है। अगर आप जो है यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर देंगे तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ लेस देन और यहाँ कर दूँ नॉट इक्वल। इस तरीके से 2 चेंजेस मैंने करे हैं। सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे जो है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल गए हैं, मतलब कि जो आउटपुट है उसमें चेंजेस हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं PHP में। अब हम डिस्कस करेंगे गेट एंड पोस्ट मेथड्स को। तो स्टूडेंट इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अगले वीडियो को जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।